everyone, welcome to class 12th biology, chapter number 4 principles of inheritance and variation. I know आप लोग बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेके किसी वीडियो को ओपन करते हैं और उसी उम्मीद पे खरी उतर रही हूँ मैं कि आपके लिए इस वीडियो में पार्ट 1 है ये, जिसमें हम हाफ ऑफ द चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, सारे बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत 10th की नॉलेज भी है, उसको हम स्टार्टिंग से समझते हुए चलेंगे। दैट अगर आपने 10th का आपको याद नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, हम इसी में सब कुछ देखेंगे, ठीक है। सो चैप्टर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज़ अ वेरी नाइस चैप्टर, ईजी चैप्टर फॉर क्लास 12th बायो एंड स्कोरिंग फॉर बोर्ड्स एज वेल, ठीक है। तो फर्स्टली वी हैव सम चैप्टर कॉन्टेंट्स, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और एक्सेप्शंस टू मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, एंड देन इज इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, जब दो जीन्स को इनहेरिट करते हैं उसमें पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या फिर हम क्या कह सकते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, म्यूटेशन, genetic disorders, pedigree analysis, Mendelian disorders and chromosomal disorders, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है और अब हम इसमें शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, वेरी बिगिनिंग, ठीक है। तो सबसे पहले योर एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी ऑडियो बुक इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दिस चैनल, ठीक है। इसी चैनल पे एनसीईआरटी ऑडियो बुक है, सो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब एंड जब आप उसे सर्च करेंगे ऑडियो बुक फॉर क्लास 12th चैप्टर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो आपको टॉप पर वो वाली वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप उसे देखें, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी आपके आंखों के सामने से निकल जाएगी, फिर आप इस वीडियो को देखें जिससे कि आपका दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। अगर आप उसको सिर्फ आंख बंद करके भी सुन रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को भी सुनता है जिसको हम सुनना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस चैप्टर। तो सबसे पहले फर्स्ट पेज जो है आपका इंट्रोडक्शन का है। इसमें आपको बताते हैं कि कभी आपने देखा है कि सेम स्पीशीज़ को बर्थ देते हैं, यानी अगर मैंगो सीड है तो मैंगो प्लांट है तो उसमें से मैंगो सीड निकलेगा, उस मैंगो सीड से फिर से एक मैंगो प्लांट बनता है, और ये नहीं है कि ऑरेंज प्लांट बन जाएगा या फिर गुआवा प्लांट बन जाएगा, नहीं, है ना। इवन जब एक एलिफेंट रिप्रोड्यूस करता है तो वो एक बेबी एलिफेंट ही देता है, ये नहीं होता कि वो एक बेबी लायन को रिप्रोड्यूस कर रहा हो, है ना। ये सारी चीज़ों को अगर हम देखें कि चलो कोई बात नहीं, अगर एक एलिफेंट लायन को भी बर्थ दे रहा है तो क्या वो ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल होगा पेरेंट से? नहीं होगा, राइट। उनमें कुछ डिफरेंसेस हो जाएंगे, वेरिएशंस जिन्हें हम कहते हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा जो सिबलिंग्स होते हैं वो कई बार सिमिलर दिखते हैं या फिर कई बार बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी दिखने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के अंदर हम डील करते हैं दैट इज़ जेनेटिक्स, ठीक है। तो जब हम इनहेरिटेंस और उसकी वेरिएशंस की बात करते हैं देन वी टॉक अबाउट द ब्रांच कॉल्ड जेनेटिक्स, ठीक है। इनहेरिटेंस, जैसा कि चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे कि इनहेरिटेंस, सबसे पहले तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, ठीक है। इनहेरिटेंस मतलब प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। इनहेरिटेंस मतलब जैसे जैसे कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, ठीक है। जैसे कई बार कुछ डिजीज़ होते हैं तो हम उसको कहते हैं कि दीज डिजीज़ आर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट, मतलब वो पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं, ठीक है। इसी से फिर हेरिडिटी होती है, ठीक है। इसलिए जब भी आप डॉक्टर के पास किसी वजह से जाते हैं और वो अगर बोलते हैं कि दिस इज़ क्या तुम्हारे क्या तुम्हारे घर में भी किसी को ये डिजीज़ है, तो अगर आप हाँ कहते हैं या अगर आपकी फैमिली में किसी को होता है देन दिस इज दैट वो जो आपका डिजीज़ है दैट इज़ हेरिडेटरी, यानी कि वो आपकी पीढ़ी पर पीढ़ी चलती जाती है, ठीक है। देन द अदर वर्ड फॉर दिस चैप्टर इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन मतलब जो प्रोजेनी है, जो ऑफस्प्रिंग है, वो पेरेंट से कितना डिफरेंट है, कितना वेरिएशन आया, उसमें चेंज कितना आया है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ह्यूमंस को इतना आइडिया हो गया था कि वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही होता है,
लेकिन वो कैसे होता है, क्यों होता है, उन सब चीज़ों को ये पता नहीं लगा पाए थे। जैसे कि अब एक और चीज़ है कि सिलेक्ट जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी ब्रीड होती हैं अलग अलग, ठीक है। तो उनमें जब वेरिएशंस करवाने होते हैं फॉर डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स, आइडियल कैरेक्टर्स जो होते हैं, उनके लिए हम वेरिएशंस करवाते हैं, क्रॉस बेसिकली वेरिएशंस करवाने के लिए क्रॉस करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ साहिवाल काउस के बारे में है जो कि पंजाब से है। सो साहिवाल काउस इन पंजाब आर वेल नोन इंडियन ब्रीड्स फॉर वाइल्ड काउस, ठीक है। सो दैट वॉज द इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ वी मूव ऑन टू द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अब मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में क्या बात करी गई है, तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले एक इंसान थे ग्रेगोर जॉन मेंडल, ठीक है। ग्रेगोर जॉन मेंडल ने क्या कहा, वो पहले इंसान थे जिन्होंने इनहेरिटेंस का साइंटिफिक बेसिस बताया, वेरिएशन का साइंटिफिक बेसिस बताया, और वो भी सिर्फ उन्होंने हवा में बात नहीं कह दी, उन्होंने साइंटिफिक प्रूफ्स दिखाए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे, फिर उन्होंने ये सारी चीज़ों को प्रूव करा। इसीलिए इनको बेसिकली बोला जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट, ठीक है। बल्कि पर इनसे जो पहले जो साइंटिस्ट रह चुके हैं वो भी इस टॉपिक को के बारे में रिसर्च करते थे, लेकिन क्लियर रिपोर्ट किसी ने नहीं दी। द फर्स्ट वन टू गिव द क्लियर रिपोर्ट वॉज नन अदर दैन ग्रेगोर जॉन मेंडल। उन्होंने गार्डन पीस पर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स करे 7 सालों तक। वो 7 साल कौन से थे, 1856 टू 1863, ठीक है। ओके, नाउ अब हम बताते हैं कि मेंडल की सक्सेस का क्या राज था। जैसे अगर कोई क्रैक करता है कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को या फिर बोर्ड्स को, तो इंटरव्यू लिया जाता है उसका, तो उनसे कॉमन सवाल क्या पूछा जाता है, आपकी सक्सेस का क्या राज था, है ना। तो ऐसे ही ग्रेगोर मेंडल का भी सक्सेस का एक राज था। अब हम उन कुछ राजों के बारे में पढ़ेंगे, क्यों ग्रेगोर मेंडल को हम ये बोलते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट, वाई वॉज ही सक्सेसफुल, ठीक है। तो सबसे पहली बात, उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे ना वो बहुत क्लियर कॉन्साइज थे, एंड इवन मैथमेटिकल लॉजिक, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और उनके जो एक्सपेरिमेंट्स का डेटा था उन्होंने सब नोट कर रखा था। तो दैट वॉज द रीज़न ऑफ हिज सक्सेस। एंड इवन लेट मी टेल यू दैट पाइसम सैटिवम इज़ द नेम फॉर गार्डन पी। उन्होंने गार्डन पी को क्यों चूज़ करा उसके बारे में भी इन्होंने रिपोर्ट दी कि गार्डन पी को ही क्यों चूज़ करा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि पी प्लांट को उन्होंने इसलिए चूज़ करा क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के ट्रेट्स देखने को मिलते थे। ट्रेट्स मतलब क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स दिखते थे। क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मतलब एक टॉल होता है तो एक ड्वार्फ होता है, तो वो हम आसानी से देख सकते हैं। ट्रेट मतलब क्या होता है, ट्रेट मतलब होता है कि कंपैरेटिवली जो फीचर होता है, ठीक है, जिसको हम देख के बता सकते हैं कि एक वेरिएंट का फीचर है, देखकर बता सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर का एग्जांपल ले लो, स्टेम हाइट, वो एक लाइक इंडिविजुअल का फीचर है, लेकिन ट्रेट की बात करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। सेकेंड रीज़न कि पी प्लांट को क्यों चूज़ करा वो ये था कि जो पी प्लांट है, पाइसम सैटिवम जो है, वो लार्ज नंबर ऑफ सीड्स को प्रोड्यूस करता है और एक सीज़न में अपनी लाइफ साइकिल को भी कंप्लीट कर लेता है। तीसरा रीज़न ये था कि वो जो फ्लावर्स पी प्लांट में आते हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन शो करते हैं, यानी कि वो ट्रू ब्रीडिंग है, ठीक है। इवन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीज़न वाई ही सिलेक्टेड पी प्लांट इज़ कि वो आर्टिफिशियली उन पी फ्लावर्स को क्रॉस पॉलिनेट करवा सकते थे, ठीक है। तो इसलिए जो हाइब्रिड्स बनते थे उन क्रॉस पॉलिनेशन से दे वर ऑल्सो फर्टाइल, ठीक है। तो वो बाद में जाके पहले एक क्रॉस करवाया, फिर दूसरा क्रॉस करवाया, फिर उनका जो प्रोडक्ट आया उससे क्रॉस करवाया। तो उन सब चीज़ों का डेटा लेकर, उन सब को सैम्पल करके उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी और उनसे फिर उनको एक कंक्लूजन मिला, ठीक है। अब मेंडल ने क्या कहा, मेंडल ने सबसे पहले मैंने बताया आपको उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाई थी, ठीक है, लेकिन वो क्रॉस पॉलिनेशन कैसे करवाई। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बात पता होनी चाहिए, एक वर्ड है ट्रू ब्रीडिंग लाइन, मतलब जो सेल्फ कितनी भी बार सेल्फ पॉलिनेशन
कंटिन्यूसली करता रहे। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, ये बताता है कि स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस हो रही है उस स्पीसीज में। ठीक है, और वो अलग अलग सेवरल जनरेशन्स में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मेंडल ने जो भी क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स थे पी प्लांट पे इसलिए करे क्योंकि उसमें वो ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन देख पा रहा था। ठीक है, अब मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज ली, जिसमें हर पेयर मतलब 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज थी, जिसमें जो पेयर थे वो सिमिलर थे सिवाय एक कैरेक्टर के जिसकी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थी। ठीक है, यानी कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स चूज करे पी प्लांट में फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ये कैरेक्टर यहाँ पे देखो, कैरेक्टर, सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट। ठीक है, तो फिर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सीड शेप, सीड के बारे में 2 हैं, सीड शेप, सीड कलर, फिर फ्लावर शेप नहीं, पॉड शेप, पॉड कलर। ठीक है, फिर फ्लावर कलर, फिर फ्लावर पोजीशन, फिर स्टेम हाइट। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट कि इन सब की क्या क्या डोमिनेंट ट्रेट्स थी और क्या क्या रिसेसिव ट्रेट्स थी। राउंड was the dominant, recessive was wrinkled, yellow dominant, green recessive, ऐसे violet white, full constricted, green yellow, axial terminal, tall dwarf। ठीक है, ओके देन अब एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा बताना चाह रही थी कि कहाँ कहाँ पे इनकी ट्रेट्स होते हैं, इस क्रोमोसोम पर होते हैं, बट नाउ आई थिंक दैट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब हम बात करते हैं कि मेंडल की जो सक्सेस थी, सक्सेस किस वजह से हुई। सो द आंसर फॉर दिस इज, सबसे पहली बात कि यस, मेंडल के सक्सेस की क्या रीज़न थे, तो 4 रीज़न मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले उन्होंने स्टैटिस्टिकल मेथड्स और मैथमेटिकल लॉजिक्स लगाए। दूसरी बात, उन्होंने रिकॉर्ड्स हर चीज़ के रखे, यानी कि जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं छोटी छोटी डिटेल्स उन्होंने लिखी, छोटे लाइक इवन नंबर और कितने इंडिविजुअल्स हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने मेंशन करी। ठीक है, तीसरी बात, उन्होंने जितने भी नंबर ऑफ प्लांट्स थे सेम ट्रेट्स के और उनसे जो ऑफस्प्रिंग बन रहे थे उन सब पे एक्सपेरिमेंट किया। उनका लार्ज सैम्पलिंग साइज जो था उसकी वजह से इसके रिजल्ट्स आए। ठीक है, एरर के चांसेस कम हो गए थे क्योंकि सैम्पल्स बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, 4th रीज़न वॉज कि उन्होंने थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशंस निकालने की कोशिश करी कि ये ऐसा हुआ है लेकिन ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, सो दिस वॉज द सक्सेस रीज़न ऑफ सक्सेस फॉर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन में हम क्या बात करेंगे। सबसे पहले आप ये बताओ, इनहेरिटेंस की स्टडी अगर हम एक पेयर के लिए कर रहे हैं, यानी कि 2 ट्रेट्स के लिए कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं 1 जीन इनहेरिटेंस। ठीक है, क्योंकि हम 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के बारे में, यानी कि एक सिंगल पेयर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मेंडल थे उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग टॉल वेराइटी जो कि अराउंड 6 to 7 फीट की होती है और ट्रू ब्रीडिंग डॉर्फ वेराइटी जो कि इवन 1 फीट हार्डली होती है, उनमें क्रॉस करा। ठीक है, और उस क्रॉस को उन्होंने क्या कहा, इनिशियल क्रॉस या P1 एंड P2। P1 वॉज पेरेंट 1, P2 वॉज पेरेंट 2। ठीक है, लेट सपोज कि P1 वॉज द टॉल पेरेंट एंड P2 वॉज द शॉर्ट और डॉर्फ पेरेंट। ठीक है, तो हमें पता है पहले से ही कि जो P है, अभी मैंने बताया था आपको, सेल्फ फर्टिलाइजिंग है, यानी कि वो सेल्फिंग करवा सकते हैं हम उसकी। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, उनकी सेल्फिंग करवाई। जो भी हमारे पास एक बार हमने P1 और P2 का क्रॉस कराया, 2 ट्रेट्स का क्रॉस हुआ, यानी कि क्या हुआ, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। तो इफ द टॉल प्लांट इज कैपिटल T एंड द डॉर्फ प्लांट इज स्मॉल t, तो दोनों में से एक एक ट्रेट निकलेगी जो डोमिनेंट है। ऑफकोर्स स्मॉल t दोनों डॉर्फ है तो डॉर्फ ट्रेट आएगी, और कैपिटल T दोनों डोमिनेंट है तो कोई भी आ जाएगा डोमिनेंट में। तो हमारे पास जो फीलियल 1 जनरेशन यानी कि क्रॉस के बाद जो जनरेशन आई है, दैट इज फीलियल 1 जनरेशन या फिर
कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ओके देन, अब इस जनरेशन पर हम देख रहे हैं कि कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई है, यानी कि अगर छोटा और बड़ा वाला प्लांट, टॉल और ड्वार्फ प्लांट क्रॉस कर रहे हैं तो टॉल और ड्वार्फ प्लांट में ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, मतलब बीच की हाइट नहीं आ रही है, हाइट टॉल ही आ रही है क्योंकि उसमें डोमिनेंट ट्रेट कैपिटल टी आ गया है, ठीक है। यानी कि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि दूसरा वाला पेरेंट ड्वार्फ था, रिसेसिव था, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट कि F1 प्रोजेनी में कोई भी जो सेल्फिंग में, जैसे कि मैंने बताया, टॉल जो भी प्रोजेनी आई थी वो टॉल थी, कोई भी ड्वार्फ नहीं थी। ऐसे ही उन्होंने अलग अलग पी प्लांट्स में करा और उन्होंने सेम रिजल्ट देखा, ठीक है। तो इफ़ वी टॉक अबाउट कि अगर उन्होंने स्टेम हाइट ली टॉल ड्वार्फ तो F1 जनरेशन में क्या आया, टॉल। अगर हम फ्लावर कलर में वायलेट और वाइट की बात करें तो क्या आया होगा, वायलेट। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल टर्मिनल की बात करें तो फिर F1 क्या होगा, एक्सियल। पॉड शेप में इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड की बात करें तो F1 क्या होगा, इन्फ्लेटेड। पॉड कलर में ग्रीन और येलो की बात करें तो F1 क्या होगा, ग्रीन। सीड शेप में राउंड और रिंकल्ड की बात करें तो F1 में क्या आया होगा, राउंड। सीड कलर में येलो और ग्रीन की बात करें तो F1 में क्या आया होगा, येलो। तो ये सारे रिजल्ट्स को देखकर उन्होंने इस चीज़ का समअप करा, इस चीज़ को कंक्लूड करा कि जब हम दो पेरेंट्स का क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज कि एक पेरेंट होमोजाइगस टॉल है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, और दूसरा वाला पेरेंट होमोजाइगस रिसेसिव है, तो F1 जनरेशन में उन दोनों का हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन आएगा जो कि डोमिनेंट होगा, ठीक है। ओके देन, अब इन्होंने उसी जो हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन आई थी उसी के साथ सेल्फ करवा दिया, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि पेरेंट सेम ले लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब जो हमारे पास सेकेंड फीलियल जनरेशन आएगी उसमें हम देखेंगे कि ऑफ कोर्स टॉल तो दोनों थे, दोनों पेरेंट इस बार क्या थे, टॉल थे, लेकिन हमें देखने को क्या मिलता है, फिनोटिपिक रेशियो, यानी कि जो हम रेशियो देख पा रहे हैं, फिनोटिपिक मतलब जो हम देख पा रहे हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिनोटिपिक रेशियो में देखा गया कि 3 प्लांट्स टॉल थे और एक प्लांट ड्वार्फ था, यानी कि 3 प्लांट डोमिनेंट थे और एक प्लांट रिसेसिव था। अब ऐसा क्यों हुआ, अगर हम देखें कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हमारे पास जो F2 जनरेशन आएगी उसमें जो क्रॉस बनेगा वो बनेगा कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो हमने देखा सबके पास एक डोमिनेंट ट्रेट है टॉल के, अगर हम स्टेम हाइट की बात करें, लेकिन एक जो था उसमें सिर्फ स्मॉल टी है, यानी कि वो रिसेसिव है, कंप्लीटली रिसेसिव, ठीक है। तो इसका मतलब 3 प्लांट आउट ऑफ 4, 3/4 ऑफ द प्लांट्स वर टॉल while 1/4 ऑफ द प्लांट्स वर ड्वार्फ, ठीक है। अब देखो इसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि दोनों पेरेंट्स टॉल थे लेकिन उनका एक ऑफस्प्रिंग ड्वार्फ था। इट शोज कि कुछ ना कुछ इसके पीछे रीज़न रहा होगा, तो वो उस चीज़ के बारे में भी मेंडल ने जो चीज़ें थी नोट करी, ठीक है। और इनका जीनोटिपिक यानी कि जीन्स का रेशियो वॉज 1:2:1. 1 is homozygous tall and 1 is homozygous dwarf and 2 is heterozygous tall. heterozygous tall मतलब उसमें कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू जीन्स। अब इन ऑब्जर्वेशंस के बाद मेंडल ने ये बात कहा कि कुछ तो है जो अनचेंज जा रहा है थ्रू द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। गैमीट्स के थ्रू कुछ तो है जो चेंज नहीं हो रहा है, उस चीज़ को इन्होंने फैक्टर्स कहा, और आज की डेट में हम इन फैक्टर्स को जीन्स कहते हैं। जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनमें इंफॉर्मेशन होती है जिससे कोई ट्रेट, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ट्रेट है उसको एक्सप्रेस किया जाए।
जीन्स वो कोड होते हैं जो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को रीड कर सकते हैं। मतलब जीन्स जो कोड कर सकते हैं अलग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को, दोज जीन्स आर नोन एज अलील्स। वो जीन के थोड़े मॉडिफाइड वर्जन होते हैं बेसिकली। ठीक है, अगर हम एक्सप्रेस करें कैपिटल टी स्मॉल टी जो हम कह रहे हैं, तो हम सिर्फ एक लेटर लेते हैं जिससे कि हम उस ट्रेट को डिफाइन करेंगे। जैसे कि स्टेम हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। ठीक है, अगर वो डोमिनेंट है तो कैपिटल टी, रिसेसिव है तो स्मॉल टी। होमोजाइगस डोमिनेंट है तो कैपिटल टी, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है तो फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और होमोजाइगस रिसेसिव है तो स्मॉल टी। आप अपनी स्क्रीन पर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, अब आप ये सोच सकते हैं कि टॉल में तो टी आ रहा है, ड्वार्फ में डी आ रहा है, तो हमने टी और डी क्यों नहीं लिया? बिकॉज इट कैन कंफ्यूज यू। ठीक है, तो हम चीज़ों को, ऑफकोर्स कुछ चीज़ें इसमें आपको थोड़ी लगेंगी कि हाँ ये थोड़ी हार्ड है, थोड़ी अजीब सी चीज़ें हैं, लेकिन नहीं, चीज़ों को जिस तरह समझाया जा रहा है उस तरह समझो, देन दैट वोंट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। अब एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बताऊंगी, नॉन एनसीईआरटी बात, कि जो जीन वर्ड है वो जॉनसन ने दिया है और अलील वर्ड है वो बैटसन ने दिया है। ठीक है, अब नाउ वी टॉक अबाउट कि चीज़ें क्या टर्म्स हैं, जैसे होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, डोमिनेंट, रिसेसिव। ठीक है, तो ऑफ कोर्स मैंने आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप बता ही दिया है कि जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक जीन्स जो होते हैं, बेसिकली जीन्स रिप्रेजेंट जैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक जो भी जीन्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं इंडिविजुअल के, दैट इज जीनोटाइप, जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन। फिनोटाइप क्या है कि जो हम देख पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि टॉल, ड्वार्फ, ये सब चीज़ें। जीनोटाइप है कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, दिस इज जीनोटाइप। ठीक है, अब हम बात करते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव की। डोमिनेंट मतलब ऐसी ट्रेट, ऐसा बेसिकली या एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा जीन जो अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, या फिर इंडिपेंडेंटली अगर हम ना कहें तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। डोमिनेंट को हम एक्सट्रोवर्ट की तरह समझ सकते हैं और रिसेसिव को हम इंट्रोवर्ट की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, तो इफ़ वी टॉक अबाउट टॉल एंड ड्वार्फ, तो टॉल वाज डोमिनेंट एंड ड्वार्फ वाज रिसेसिव। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस की बात करें तो होमोजाइगस मतलब दोनों जो जीन्स हैं, वो जो पेयर है जीन्स का, उसमें दोनों सेम है, दोनों जीन्स सेम है, यानी कि दोनों डोमिनेंट हो गए, दोनों रिसेसिव हो गए, उस तरीके से। लेकिन हेट्रोजाइगस का मतलब है कि दोनों के दोनों डिफरेंट अलील्स हैं, एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। ठीक है, सो ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस टर्म्स जो हैं बैटसन एंड सॉन्डर्स ने दिया था, एंड अगेन दिस इज नॉन एनसीईआरटी। ठीक है, ये बैटसन एंड सॉन्डर्स वाला जो मैं बता रही हूँ दैट इज नॉन एनसीईआरटी। ओके देन, अब हम बात करते हैं सेग्रीगेशन एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस वगैरह के बारे में बात करते हैं। चलो देन इसके बाद हम पनेट स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड ऑल। ओके, तो अभी जो चीज़ें हमने पढ़ी थी कि कैसे क्रॉसेस होते हैं, ठीक है, दैट क्रॉस वी स्टडीड वाज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब जब हमने सिर्फ और सिर्फ दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के बारे में बात करी, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में जब हमने क्रॉस करवाया तो हमें एक F1 जनरेशन मिली, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर हमने कैपिटल टी स्मॉल टी की सेल्फिंग करवाई तो हमें 3 टॉल मिले, एक ड्वार्फ मिला, एंड दैट वाज कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, दैट वाज द F2 जनरेशन। तो दिस वाज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब जो हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, यानी कि जो जैसे कि जो टॉल प्लांट था और एक ड्वार्फ प्लांट था, उनके बीच में जब हमने फर्स्ट क्रॉस करवाया था तब हमने देखा था बीच का प्लांट नहीं आया था, द प्लांट ऑब्टेन्ड वाज टॉल, राइट। तो जो प्लांट हमें मिला था दैट वाज ओनली टॉल। तो मायोसिस के थ्रू जब
एक टॉल और डॉफ प्लांट गेमीट्स प्रोड्यूस करता है तो वो जो अलील्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, एंड सिर्फ एक अलील जो होता है वो गमीट के पास जाता है। मतलब ये नहीं है कि दोनों अलील मिक्स हो रहे हैं, मिक्सिंग नहीं हो रही है, ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। टॉल का टी, कैपिटल टी जा रहा है, स्मॉल डॉफ का स्मॉल टी जा रहा है, रिसेसिव वाला, है ना। अब इन दोनों में कैपिटल टी आ गया और स्मॉल टी आ गया, जो डोमिनेंट होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। इसीलिए जो ट्रेट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आई इस बार, उनमें से एक्सप्रेस हुआ कैपिटल टी, डोमिनेंट, टॉल, है ना। इसीलिए जो प्लांट हमारे पास आया वो क्या था, टॉल था। बीच की हाइट इसीलिए नहीं थी, ठीक है। अब ये चीज़ हमें क्या बताता है, एलील्स का जो सेग्रीगेशन है वो रैंडम प्रोसेस है। हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं कि एलील्स कैसे सेग्रीगेट हो रहे हैं। तो इसीलिए 50% चांस होता है गेमीट का, जिसमें कोई भी अलील है, डॉफ कह लो, टॉल कह लो, उसके पास चांसेस होते हैं सेग्रीगेशन के, ठीक है। नाउ अब हमने बात करा था कैपिटल टी प्लांट्स का अलील कैपिटल टी आ रहा है, स्मॉल टी का स्मॉल टी आ रहा है, इनसे फिर कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है। तो दिस कैपिटल टी स्मॉल टी ये जब एक साथ आ रहे हैं दैट इज हेटेरोजाइगस, हमने अभी बताया था आपको, ठीक है। इस सब चीज़ों का जो हमने भी अभी पढ़ा था उसका एक पनेट स्क्वायर हम बना सकते हैं। पनेट स्क्वायर मतलब होता है सेल्फिंग जब हमने करी कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब टॉल और डॉफ के बीच में, तो हमारे पास पनेट स्क्वायर आया। तो अब हमने पनेट स्क्वायर कैसे बनाया, सबसे पहले हमने टॉल और डॉफ प्लांट लिया था, ठीक है। टॉल वाले में 2 जीन्स हैं, डॉफ वाले में 2 जीन्स हैं, तो इन टोटल 4 जीन्स हो गए। अब हमने जितने भी जीन्स हैं 2 इंटू 2 कर रहे हैं बेसिकली हम, तो 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है। तो हमने एक स्क्वायर बनाया जिसमें 4 बॉक्स हैं, 4 पार्ट्स कर दिए उसके, ठीक है। उसके बाद हमने इससे क्रॉस करवाया, जैसे कैपिटल टी है वो 2 तरफ कैपिटल टी है और 2 तरफ स्मॉल टी है। तो जब हमने इसको क्रॉस करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, हमेशा डोमिनेंट वाला पहले लिखते हैं, रिसेसिव वाला बाद में लिखते हैं। तो ऐसे बनता है पनेट स्क्वायर। जो हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस का, उसमें आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पनेट स्क्वायर का अगर हम बताएं असली सिग्निफिकेंस आपको नहीं दिख पाता है, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं जब हमने सेल्फिंग करवाई हेटेरोजाइगस टॉल के साथ, तो हमारे पास एक तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी था, एक तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी था। अगेन एक तरफ, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, तो इस बार भी 4 का बॉक्स बनेगा। अब यहाँ पर कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी आ रहा है, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी आ रहा है, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी आ रहा है, और स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी भी आ रहा है। तो इसलिए हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आ रहा है और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आ रहा है, ठीक है। तो ये पनेट स्क्वायर एक ब्रिटिश जेनेटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था रेजिनाल्ड सी पनेट, और इन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी कैसे हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं सारे पॉसिबल जीनोटाइप्स की, 2 साइड पे लिखकर चीज़ों को, कैसे टॉप रोड लेफ्ट कॉलम्स, ये सारी चीज़ों के बारे में जिसमें अभी मैंने आपको बताया, दैट वॉज द पनेट स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द पनेट स्क्वायर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने जो चीज़ अभी देखी कि हाफ जो थे वो कैपिटल टी स्मॉल टी थे, 1/4 कैपिटल टी थे और 1/4 स्मॉल टी थे, उसको हम एक इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं ax + by², जहाँ पे a और b हाफ हैं, x कैपिटल टी है, y स्मॉल टी है। तो हमें यही सेम चीज़ देखने को मिलती है, एंड इसको बस हमने बाइनोमियल एक्सप्रेशन से इक्वेट करा है, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू टेस्ट क्रॉस। क्या बात कही टेस्ट क्रॉस के बारे में। अब हमने जो भी चीज़ें अभी पढ़ी उसमें हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, है ना। अब हम देखेंगे जैसे कि अगर अभी हमने पढ़ा कि जैसे अगर F1 में या F2 में कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी है, हम ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर हमसे बोला है कि एक टॉल प्लांट है F1 और F2 में, तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है। लेकिन अगर हमसे बोला जाए कि एक डॉफ प्लांट है, तो फिर हम आसानी से बता सकते हैं कि स्मॉल टी है, ठीक है। अब
अब हम बात करते हैं कि मेंडल ने इस चीज़ को पता लगाने के लिए कि कौन सा टॉल है, हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस, इसके लिए उन्होंने एक टेस्ट क्रॉस निकाला। टेस्ट क्रॉस से क्या पता लगेगा? पहली बात, मेंडल ने टॉल प्लांट, जो भी टॉल प्लांट है, उसको ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करवाया, इसको कहा टेस्ट क्रॉस। ठीक है, इसमें हमें देखने को मिलता है कि अगर वो होमोजाइगस टॉल होगा तो उसका जो भी हम देख पाएंगे, जो भी फिनोटाइप दिखेगा, दैट विल बी टॉल। लेकिन अगर वो कैपिटल टी स्मॉल टी है तो फिर हमें उसमें 4 फिनोटाइप्स दिखेंगे, दैट विल बी ड्वार्फ एज वेल। ठीक है, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी विल गिव यू कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, तो 4 में से 2 तो हेट्रोजाइगस टॉल होंगे और 2 रिसेसिव होंगे, यानी कि ड्वार्फ होंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वाला टॉल है, कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो इस तरीका का ही जो भी अभी मैंने आपको समझाया है, इन्होंने यहाँ पे एक टेस्ट क्रॉस दिखा रखा है बिटवीन वायलेट एंड वाइट फ्लावर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुछ लॉज हैं जो हमें पता है बेस्ड ऑन जेनेटिक्स, जो कि कुछ मेंडल ने दिए हैं। ठीक है, वो जो मेंडल ने दिए दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें आपका आता है फर्स्ट लॉ दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द सेकेंड लॉ विच इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये दोनों लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस पे बेस्ड है। सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जो भी कैरेक्टर्स कंट्रोल किए जाते हैं डिस्क्रीट छोटी छोटी यूनिट्स से, वो यूनिट्स हैं फैक्टर्स, यानी कि जीन्स। ये जीन्स जो हैं वो पेयर में अकर करते हैं और डिसिमिलर पेयर में, जीन्स का अगर डिसिमिलर पेयर है यानी कि हेट्रोजाइगस पेयर है, तो जो डोमिनेंट है वो डोमिनेट करेगा और दूसरा वाला एक्सप्रेस नहीं होगा। अब इस लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम यूज़ कर सकते हैं टू एक्सप्लेन जो भी हमने अभी पढ़ा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 में कैसे पेरेंटल कैरेक्टर्स थे, फिर F1 जनरेशन में क्या आया, फिर हमने सेल्फिंग करवाई तो F2 आया, तो उसने F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी पे डोमिनेट कर रहा था, इसलिए हमें सिर्फ टॉल प्लांट देखने को मिला, ब्लेंडिंग नहीं हो रही थी और ड्वार्फ प्लांट भी नहीं देखने को मिल रहा था। लेकिन जब F2 जनरेशन आई तो हमने कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी करा, तो फिर जहाँ पे डोमिनेंट था, होमोजाइगस डोमिनेंट था, वहाँ पे भी टॉल दिखा, जहाँ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट था वहाँ पे भी टॉल दिखा, लेकिन जहाँ होमोजाइगस रिसेसिव था वहाँ पर हमें ड्वार्फ देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पे कोई डोमिनेंट ही नहीं था, दोनों रिसेसिव थे, तो रिसेसिव ही शो करेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो इन्होंने 2 लॉ दिए थे, प्रिंसिपल्स या फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के 2 लॉ हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में मैंने अभी बताया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में मैं अब बता रही हूँ। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? ये बेसिकली बताता है कि एलील्स जो हैं, जीन्स जो हैं, वो ब्लेंडिंग नहीं शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि F1 जनरेशन पे हमें कैपिटल टी स्मॉल टी देखने को मिला था, इसलिए हमें जो हाइट थी, स्टेम हाइट देखने को मिली, वो टॉल थी, बीच की हाइट नहीं थी, क्योंकि एक तो टॉल था 6 to 7 फीट और एक हार्डली 1 फीट था, दैट वाज ड्वार्फ। तो इनके बीच की हाइट नहीं देखने को मिली, हमें 3-4 फीट नहीं देखने को मिली, है ना, हमें डायरेक्ट 6 to 7 फीट ही देखने को मिली। दैट शोज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि एलील्स जो हैं वो सेग्रीगेट होते हैं, ब्लेंड नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हेट्रोजाइगस था उसमें से डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, दोनों में से किसी की भी ब्लेंडिंग नहीं हो रही थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एंड कोडोमिनेंस की। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो सबसे पहले आप इससे पहले वाले पेज में इसको ज़रूर रेफ़र कीजिएगा, इस डायग्राम को खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा और ये वाला क्रॉस खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। इवन यहाँ पे ये वाला क्रॉस भी, और यहाँ पे जो आपको कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स दे रखी हैं, टॉल ड्वार्फ, वायलेट वाइट, एक्सियल टर्मिनल, इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रक्टेड, ग्रीन येलो,
राउंड रिंकल्ड येलो ग्रीन, इन सब के साथ भी इन क्रॉसेस को बनाने की कोशिश कीजिएगा, F1 एंड F2 जनरेशन्स को, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है कि जैसे यहाँ पर 1:2:1 वॉज द जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो वॉज 3:1, तो परसेंटेज में पूछा जाता है इसको। तो टॉल वॉज 75%, ड्वार्फ वॉज 25%। जीनोटिपिक में 25% इज कैपिटल T, 25% इज स्मॉल t एंड कैपिटल T स्मॉल t इज 50%, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मेरे को भी आपको बतानी थी और मैंने अब बता दी हैं। अब आपका काम है इन सब चीज़ों को समझ के करना, काम करोगे इसके ऊपर तो समझ आ जाएगा, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो जब मेंडल ने पाइसम सैटिवम पे एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू करे तो उन्होंने रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बाद देखा कि बाकी के प्लांट्स में F1 जनरेशन जो आ रही है वो दोनों में से किसी भी पेरेंट के साथ सेम नहीं है उसका फिनोटाइप, मतलब देखने में। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमने जब बात करा था कि टॉल और ड्वार्फ प्लांट होगा, तो उन दोनों के अगर एक पेरेंट होमोजाइगस टॉल है और एक पेरेंट होमोजाइगस रिसेसिव है यानी कि ड्वार्फ है, तो इसका मतलब कि इन दोनों में से जो F1 जनरेशन बनेगी वो टॉल होगी लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ वहाँ पर ब्लेंडिंग नहीं हो रही थी, इट विल बी टॉल ओनली। यहाँ पे क्या हो रहा है, फिनोटाइप किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, कोई भी पेरेंट से, ठीक है। ये एक इसका एग्जांपल आप कह सकते हैं डॉग फ्लावर या स्नैप ड्रैगन। उसमें जो फ्लावर कलर का इनहेरिटेंस होता है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है। उसमें जो क्रॉस है वो ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर्ड और ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर्ड प्लांट्स के बीच में है, यानी कि एक पेरेंट है होमोजाइगस रेड एंड एक पेरेंट है होमोजाइगस वाइट। वाइट जो है रिसेसिव है, ठीक है। अब इनकी जो फीलियल 1 जनरेशन बन रही है वो बन रही है पिंक, पर कंडीशन इज हेट्रोजाइगस, ठीक है। इसी हेट्रोजाइगस को, पिंक कलर को हमने जब सेल्फ पॉलिनेट करा तो F2 जनरेशन आई, जिसमें जो रेशियो था वो 1 होमोजाइगस रेड इज टू 2 हेट्रोजाइगस पिंक इज टू 1 विच इज होमोजाइगस वाइट, ठीक है। तो इनका ये जीनोटिपिक रेशियो था, ओके। सो यू कैन हियर सी द क्रॉस बिटवीन देम। यहाँ पे देखो पेरेंट जनरेशन में रेड और वाइट था, फिर F1 जनरेशन में पिंक आया, फिर इस पिंक को फिर से पिंक के साथ क्रॉस करा तो हमें देखने को मिला रेड 2 पिंक एंड 1 वाइट। जीनोटिपिक रेशियो इज ऑल्सो 1:2:1, ठीक है। तो इसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम आ रहा था। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दिस इज द फ्लावर कलर ऑफ स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि okay, you can see that this is the result of monohybrid cross in the plant snapdragon where one allele is incompletely dominant over the other allele, ठीक है। रेड ब्लेंडिंग यहाँ पर भी नहीं हो रही है, यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रही है, यानी कि रेड पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए एक दूसरा कलर आ रहा है दैट इज पिंक, ठीक है, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं डोमिनेंस की। डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? देखो हमने बोला कि कुछ अलील्स होते हैं डोमिनेंट और कुछ होते हैं रिसेसिव, मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में हर जीन की, यानी कि हर जीन की जो है 2 कॉपीज होती हैं, यानी कि अलील में पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब इन 2 अलील की अगर हम बात करें, ये हमेशा आइडेंटिकल नहीं होते हैं। जैसे कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक डोमिनेंट हो सकता है और एक रिसेसिव हो सकता है, ठीक है, जैसे रेड वाइट, ओके। अब हम बात करते हैं कि इनमें से जो एक होता है वो कुछ उसके अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन आ सकते हैं, जो बेसिकली आप मॉल बायो में पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ोगे, ठीक है, जिससे कि बेसिकली अलील के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है। वो जब मॉडिफाई होती है तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, ओके। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें जो भी जीन है उसके अंदर
एक इंफॉर्मेशन होगी जिससे वो एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, हर जीन की जैसा कि मैंने बोला 2 कॉपी हैं तो 2 अलील फॉर्म होंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, अब हम एक चीज़ मान के चलते हैं कि जो नॉर्मल अलील होता है वो नॉर्मल एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है, जो कॉमनली करता है वो नॉर्मल अलील नॉर्मल एंजाइम ही प्रोड्यूस करता है मोस्टली। ठीक है, अब उस एंजाइम का हमारे पास काम क्या है, वो जो भी आपका सबस्ट्रेट है उसकी तरह दिखे, उसकी तरह एक्ट करे। जैसे कि हमने लॉक एंड की अपैरेटस पढ़ा था ना, उस लॉक एंड की में वो एंजाइम फिट हो जाए, उससे फिर वो अलील को मॉडिफाई कर देता है और उससे फिर नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनता है, या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम बनता है, या कोई एंजाइम बनता ही नहीं है। ठीक है, अब इसमें कुछ हमें बात करनी है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि ये पहली बात है कि नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम बनता है तो क्या होता है। ठीक है, यानी कि अब जो मॉडिफाइड अलील है वो अनमॉडिफाइड अलील के बराबर आ गया, यानी कि वो फिनोटाइप सेम देगा। ठीक है, यानी कि उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो सबस्ट्रेट की तरह ही होगा। ऐसे इक्विवेलेंट अलील के पेयर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर देखे जाते हैं, लेकिन अगर एक अलील नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम प्रोड्यूस करता है तो ये फिनोटाइप इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि फिनोटाइप या ट्रेट जो होती है वो फंक्शनिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, फंक्शनिंग पे डिपेंड करता है, किसकी फंक्शनिंग पे, जो भी अलील है, जो भी अलील को हमने मॉडिफाई नहीं करा है, ठीक है, जो पहले से ही था, उस अलील यानी कि जो फंक्शनिंग अलील है वो हमें बताता है कि उसका ओरिजिनल फिनोटाइप क्या था, वो बताता है कि डोमिनेंट अलील क्या था। लेकिन जो मॉडिफाइड अलील होता है वो ज़्यादातर रिसेसिव अलील होता है। इसीलिए जो भी हमने अभी एग्जांपल दिए थे सबस्ट्रेट और एंजाइम के, उसमें जो रिसेसिव ट्रेट होती है वो इसीलिए देखी जाती है क्योंकि नॉन फंक्शनल एंजाइम या फिर नो एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड। अगर एंजाइम प्रोड्यूस होता तो फिर हमारे पास एक बेसिकली उसमें मॉडिफिकेशन आती। ठीक है, डोमिनेंट होता। ओके, ना मॉडिफिकेशन नहीं आती इसलिए वो डोमिनेंट होता। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया था, आई जस्ट रियलाइज्ड। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट कोडोमिनेंस। अब जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसी की तरह कोडोमिनेंस है, और इससे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टॉपिक भी है, एक्स्ट्रा नहीं है बेसिकली, वो आपकी बुक में भी है, मल्टीपल अलीलिज्म का। ठीक है, मल्टीपल अलीलिज्म का आई थिंक, एक सेकेंड, राइट, ये रहे हम मल्टीपल अलील्स। ओके, सो हम इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स तक करेंगे, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक होगा। पार्ट 1 है ये इसका, पार्ट 2 में विल कंटिन्यू फ्रॉम इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। ठीक है, कोडोमिनेंस में हमने क्या है कोडोमिनेंस। सबसे पहली बात, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अलावा कुछ अलील्स होते हैं जो कोडोमिनेंस शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बात करी थी F1 जो जनरेशन थी उसमें दोनों अलील्स एक्सप्रेस कर रहे थे इक्वली। ठीक है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं हो रही थी, यानी कि कोई बीच का हाइब्रिड जो था वो नहीं, मतलब एक बीच का हाइब्रिड नहीं बन रहा था। जो नॉर्मल ओरिजिनल हाइब्रिड प्रोजेनी होती है, F1 होती है, वो दोनों पेरेंट्स को क्या कर रही थी, रिजेंबल कर रही थी। ठीक है, तो जो अलील्स कोई भी डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप शो नहीं करते हैं और अपने आप को इक्वली रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वली शो करते हैं। ये नहीं है कि डोमिनेंस ज़्यादा एक्सप्रेस होगा, रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक है, ऐसे डोमिनेंस को, ऐसे फिनोमेना को हम कहते हैं कोडोमिनेंस, और ऐसे अलील्स जो इसे शो करते हैं उनको हम कहते हैं कोडोमिनेंट अलील्स। इसको शो करने के लिए हम जैसे अगर हम बात करें कैटल के अंदर जो रेड हेयर होता है उसको हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में दिखाते हैं, जैसे कि वो R से रिप्रेजेंट होता था। ठीक है, इसमें हम कोडोमिनेंट जीन्स में जब भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको कैपिटल, मतलब एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा हमने पढ़ा कि डोमिनेंट को कैपिटल, रिसेसिव को स्मॉल, ऐसे हम नहीं रिप्रेजेंट करते हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि जो भी कैपिटल अल्फ़ाबेट है उनका, उससे रिप्रेजेंट करना। जैसे कि रेड हेयर इन कैटल, तो रेड आ रहा है, R कैपिटल R शो होगा फिर वो। ठीक है, अगर हम बात करें वाइट हेयर इन कैटल तो W कैपिटल W से होगा। ठीक है, एक और तरीका है कैपिटल बेस सिंबल्स जो होते हैं
उनको अलील्स के साथ रखा जाए उनके सुपरस्क्रिप्ट में। मतलब जैसे अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुपिंग में ये यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं IA, IB, स्मॉल आई बेसिकली IO शो करता है। यहाँ पे A, B और O क्या है, सुपरस्क्रिप्ट में है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारा ब्लड ग्रुपिंग को डिसाइड करते हैं। जो हमारे अंदर ब्लड ग्रुप है ABO, ये जीन आई कंट्रोल करता है, इसलिए हम आई के ऊपर ABO ये सब लिखते हैं, ठीक है। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या उसके अंदर जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर शुगर पॉलीमर्स होते हैं जो बेसिकली सरफेस पे जाते हैं, और जो भी शुगर है, जो भी जिस भी तरीके की शुगर है, हमने पढ़ा है कितने तरीके की शुगर होती है, वो जीन को कंट्रोल करता है, वो जीन उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो 3 अलील्स हैं IA, IB एंड IO को हम स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो अलील्स IA और IB हैं वो थोड़े से डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर से उनका जो शुगर होती है वो स्लाइटली डिफरेंट होती है, लेकिन IO जो होता है वो शुगर प्रोड्यूस ही नहीं करता है, ठीक है। इसलिए हमें पता है कि हम ह्यूमंस हैं, हम 2N होता है, डिप्लॉयड होते हैं, तो हर इंसान के पास 3 जीन अलील्स होते हैं। मतलब इन ह्यूमंस वी हैव 3 जीन अलील्स, जिसमें से सिर्फ 2 ही हमारे हर इंडिविजुअल के अंदर 2 होते हैं, ठीक है। ह्यूमंस में 3 जीन अलील्स होते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ 2 जीन्स होते हैं, ठीक है। सिर्फ 2 जीन्स होते हैं इन एन इंडिविजुअल, ठीक है। अगर IA और IB हैं, वो मतलब बेसिकली IA, IB, IO, इनमें से IA और IB डोमिनेंट होते हैं IO पे, ठीक है। यानी कि IA, IB डोमिनेंट, IO रिसेसिव, ठीक है। अब अगर हम बात करें कॉम्बिनेशंस की, कॉम्बिनेशंस मतलब जैसे कि अगर हम बोलें कि एक जो भी क्रॉस बन रहा है उसमें अगर पेरेंट के पास IA है और दूसरे पेरेंट के पास भी IA है, तो जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी IA, यानी कि एंटीजन क्या होगा A, यानी कि ब्लड टाइप क्या होगा A, ठीक है। अगर एक का IA है दूसरे का IB है तो क्या हो जाएगा IA, IB, यानी कि उसके एंटीजन क्या होगा A और B, तो ब्लड टाइप क्या हो जाएगा AB। अगर एक पेरेंट के पास IA है दूसरे के पास IO है तो बन जाएगा IA, IO, यानी कि सिर्फ A एंटीजन होगा क्योंकि A इज डोमिनेंट ओवर O, तो फिर ब्लड टाइप भी क्या होगा A। अब IB अगर एक पेरेंट के पास हो, IA एक पेरेंट के पास हो, वही सेम केस AB ब्लड टाइप हो जाएगा। अगर दोनों के पास IB हो तो IB, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा B। अगर एक के पास IB हो और दूसरे के पास IO हो तो ब्लड टाइप क्या हो जाएगा B हो जाएगा। अगर दोनों के पास O हो तो फिर एंटीजन एक भी नहीं होगा उसमें, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर दोनों के पास O हो तो एंटीजन एक भी नहीं होगा और ब्लड टाइप हो जाएगा O, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपकी NCERT में लिखी हैं कि कौन कैसे कब डोमिनेट करता है। और यहाँ पे एक और अच्छी लाइन है कि जब here you can see, but when IA and IB are present together they both express their own types of sugars, this is because of co-dominance। तो co-dominance यही होता है कि दोनों डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। ये उसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके पास A और B दोनों शुगर्स होते हैं, और क्योंकि ह्यूमंस के अंदर 3 डिफरेंट अलील्स होते हैं तो देयरफॉर वी कैन सी दैट 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैन टेक प्लेस, ठीक है। 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स कैन बी देयर, ठीक है। तो फिनोटाइप्स कितने प्रेजेंट हो सकते हैं, क्या आपको पता है कितने फिनोटाइप्स होंगे? देयर विल बी 4 फिनोटाइप्स, ठीक है। 4 फिनोटाइप्स विल बी पॉसिबल, ओके। अब हम बात करते हैं कि ये देखो, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर जहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है ना, ये इसका यहाँ पे जो IA, IB ये सब लिखा हुआ है, इससे आप ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। अब यहाँ पे बताता है मल्टीपल अलीलिज्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पहली बात तो मल्टीपल अलीलिज्म क्या होता है। मेंडल ने क्या कहा था कि हर जीन के पास 2 कंट्रास्टिंग अलील्स होते हैं, ठीक है। हर जीन के पास 2 कंट्रास्टिंग अलील्स होते हैं, बट क्या होता है
कि कुछ जीन्स होते हैं जिनके पास दो से ज़्यादा अलील्स होते हैं, कुछ जीन्स होते हैं जिनमें 2 से ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स होते हैं। जब ऐसा होता है कि 2 से ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स होते हैं, दैट इज़ नोन एज मल्टीपल अलीलिज्म। ठीक है, तो अगर 3 अलील्स देखने को मिल रहे हैं सेम कैरेक्टर के, तो फिर दैट विल बी मल्टीपल अलीलिज्म। ठीक है, एक सिंगल जीन से एक से ज़्यादा इफेक्ट शो हो सकते हैं, जैसे कि स्टार्च सिंथेसिस में जो भी पाइसम सैटिवम होता है वो एक जीन से कंट्रोल होता है, स्टार्च सिंथेसिस। ठीक है, इसके अंदर 2 अलील होते हैं, एक जीन के अंदर 2 अलील हैं, दैट इज़ कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। ठीक है, तो जो स्टार्च जो होता है वो बनता है कैपिटल बी होमोजाइगस, और जो लार्ज स्टार्च ग्रेन्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जो स्मॉल बी होमोजाइगस होते हैं उनकी कम एफिशिएंसी होती है स्टार्च सिंथेसिस में, और स्मॉलर स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। मैच्योरेशन के बाद कैपिटल बी सीड्स जो होते हैं वो राउंड होते हैं, लेकिन स्मॉल बी सीड्स रिंकल्ड होते हैं। हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो कैपिटल बी था उसमें तो राउंड सीड्स आ रहे हैं, यानी कि वो डोमिनेंट अलीन है, लेकिन जो स्मॉल बी वाला है वो क्या है, रिसेसिव है। और जो इंटरमीडिएट है कैपिटल बी स्मॉल बी, उसमें इंटरमीडिएट साइज़ है। अगर स्टार्च ग्रेन साइज फिनोटाइप में कंसिडर किया जाए इस तरीके से, तो फिर वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। इसलिए डोमिनेंस जो है ऑटोनोमस फीचर नहीं है जीन का या प्रोडक्ट का जिसकी इन्फॉर्मेशन इसके पास होती है, वो उतना ही जीन प्रोडक्ट या उसकी प्रोडक्शन जो भी फिनोटाइप का प्रोडक्शन होती है उस पर उतना ही डिपेंड करता है जितना वो फिनोटाइप पे डिपेंड करता है जो हम चूज़ करते हैं। और ये हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जब एक से ज़्यादा फिनोटाइप एक जीन कंट्रोल कर रहा हो। ठीक है, तभी तो मल्टीपल एलीलिज्म हुआ। ओके, सो दिस एंड्स द पार्ट 1। एक अगले पार्ट में हम इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स से पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू, कीप लर्निंग।